हम सोचे हैं कि झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर 3 जिला में हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र, संविधान बचाने की बात और सर्वधर्म समन्वय की बातों को लेकर हम सोच रहे हैं कि एक पदयात्रा करेंगे। एक सिंबलिक किसी ऐसी जगह पर जहां से संग्राम या संघर्ष आरंभ हुआ हो और ऐसी जगह में हम खत्म करेंगे जहां ऐसा कोई पृष्ठभूमि हो जिस जगह पर। तो ये हमने कार्यक्रम के रूप में सोचे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से ही हम लोगों को लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान में जोड़ सकते हैं। ये एक ही बात है। दूसरा बात ये है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान वो एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन करने की जरूरत है। वो हमारा विचार, वो प्रस्ताव है हमारे कि बहुत बड़ा एक ऐसा सम्मेलन हो जिस सम्मेलन से अब जैसे हम 9-10 राज्यों से जुड़े हैं और 5-7 राज्यों से उसी में जुड़े, और जिस आकांक्षा और लक्ष्य के साथ हमने लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान को जो शुरू किए हैं वो वहाँ चर्चा हो, कोई कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम वहाँ स्थिर हो और सब एक संकल्प लेके जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम वो एक डिक्लेरेशन भी वहाँ हो। हमारा प्रस्ताव तो ये भी है कि यहीं का जो कार्यक्रम है, जो हुआ है, जयपुर डिक्लेरेशन भी होना जरूरी है। खत्म कर दो, एक मिनट में मैं खत्म करूंगा कि राम मंदिर, मुसलमान हमारे शत्रु हैं, हिंदू खतरे में हैं, मस्जिद के अंदर कहाँ मंदिर है उसको ढूंढने का काम पाकिस्तान और बांग्लादेश करके पूरे 10 साल चला गया। और इसलिए चला गया क्योंकि देश में बहुत सारे जगह में क्रांति का अनुपस्थित है, संगठन का अनुपस्थित है, संघर्षों का अनुपस्थित है। इसलिए जो दक्षिणपंथी और जो सांप्रदायिक फासीवादी शक्ति उनका वहाँ उपस्थित को दर्ज कर रहे हैं। लोगों को हमको समझाना पड़ेगा कि राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, मुसलमान हमारा शत्रु नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा शत्रु नहीं है। हमारे जो शत्रु है वो, हमारा जो मुद्दा है वो रोजगार का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है। इस विस्तार से ही हम लोगों को जोड़ सकते हैं और फासीवादी सांप्रदायिक शक्ति का उपस्थिति जो है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर खाली रहेगा, कैप्स रहेगा, तो वो लोगों को दूसरे चीज़ों की ओर आगे भड़काएंगे लेकर। बस इतना ही कहना था। इस क्रम में हम बुलाएंगे जागृति राही। नहीं है? ठीक है, उनको बाहर जल्दी जाना था इसलिए। तो अब हम कारू जी आ गए। हाँ, कारू जी आएंगे। हम लोग थोड़ा ध्यान रखें कि निश्चित रूप से बहुत सारी बातें अभी कहने को रह गई होगी, लेकिन समय की हमारी सीमा है। हम लोग 1.5 घंटे आगे चल रहे हैं और 5 बजे तक ख़त्म करना है, तो और आगे समय नहीं रहेगा, कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए समय के अंदर ही और मुद्दे पे सीमित करें। मुद्दा फिर से एक बार दोहरा दें कि अब आपके सामने कार्यक्रम का जो प्रस्ताव है, कार्यक्रम का प्रस्ताव और कार्यक्रमों का निर्णय, यही 2 मुद्दे हैं, बाकी चीज़ नहीं। एक तो कि हम जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को अपने बोधगया में बनाए हुए हैं, जिसमें जसवा है, राष्ट्र सेवा दल है, लोक मंच है
अर्जक संघ है, मजदूर किसान समिति है, ज्ञान विज्ञान समिति है। अब ये सब संगठनों को एक संगठन बनाना और हिमालय पहाड़ को बराबर करना, ये उतना ही मुश्किल काम है। तो ये साझा संस्कृति, साझा संगठन और साझा विचार और साझा कार्यक्रम के आधार पर इसको हम लोग शुरू से मानते चले हैं। अब इसको संगठन बनाइएगा तो बहुत तरह की समस्या खड़ा होगा। जिनको संगठन बनाने की दिक्कत है वो संगठन अपना बना ले, एक नाम रख ले। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रहा है। और ये मंच जो है, जैसे यहाँ एक मंच है बना हुआ, वैसा ही हम लोग वहाँ जितने साथी हैं सारे साथियों का एक आम सभा बन गया है, एक परिषद कह लीजिए, और उसकी एक कोर कमेटी है जो लगभग 21 सदस्यीय कमेटी है। और उसमें जो है उसको कार्यकारिणी कर लीजिए, और 4-5 लोग जो है हम लोग काम करने वाले हैं वो कोर कमेटी के लोग हैं। ये त्रिस्तरीय संगठन हमारा बोधगया में है और यही ढांचा हमको लग रहा है कि ढीला ढाला सब जगह हो। नहीं तो एक संगठन बनाने चलेंगे तो इसमें से 4 संगठन भाग जाएगा और सबको एक तरफ एक तराजू पर तौलना और बेग तौलना वो बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग उस चक्कर में नहीं पड़े, ये हमारा आग्रह है। जागृति रहे। कारू भाई से और सुशील जी से सहमति के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। एक तो ये कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का लगभग 2 साल पूरा हुआ है, तो एक रिव्यू तो हम लोगों को करना ही चाहिए। तो हम जितना अभी तक है उसमें ज़्यादातर ये जो समूह है, हम लोग एक समान विचारधारा के और समान इतिहास बोध के मित्र समूह हैं, जो ज़्यादातर वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध और नेतृत्व की क्षमता सामूहिकता में साबित कर चुके हैं कुल मिलाकर। और स्वाभाविक रूप से जो एक कार्यकारी समूह है वो भी अपना पूरी तरह से जिम्मेदार तरीके से काम कर रहा है, जिसमें हर महीने मीटिंग से लेकर के पत्रिका निकालने से लेके या कार्यक्रम का आयोजन करने तक ये सफलता से दिख रहा है, ये पूरी मजबूती दिखाई दे रही है। और मैं ये कह रही हूँ कि हर 3 महीने में हम लोग कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, तो विचार विमर्श तो हमने काफ़ी लंबा किया और तमाम मुद्दों पे जो देश को इस समय चुनौती के रूप में है उन सब पे कार्यक्रम और संवाद के स्तर पर हम काफ़ी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को अब जो है ज़मीनी स्तर पर काम के लेवल पे, कार्यक्रम के लेवल पे जो हमारी क्षमता है उसका ईमानदार आकलन करके लेना चाहिए। और उसमें एक मेरा जो अपेक्षा शुरू से रही है, इसके नाम के साथ अभियान जुड़ा है और अभियान के तौर पर ही मैं इसको देखती हूँ। तो अभियान एक पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे को लेकर और कार्यक्रम को लेकर कम से कम 1 साल तक तो काम करे और मिनिमम प्रोग्राम लेने से और दूसरे तमाम सहमना संगठनों के साथ एक बड़ा नेटवर्क देश के लेवल पे बने, उसमें नेतृत्व की भूमिका अदा करे। ये मेरी अपेक्षा है कि आप इतने यहाँ पे ऑलरेडी हैं समूह, बहुत सारे समूह हैं, लेकिन और ज़्यादा जो अभी थोड़ा अलग है उनसे ऑफिशियली बात होनी चाहिए कि हम क्या एक नेटवर्क के रूप में आ सकते हैं, ये मेरी उम्मीद है। दूसरा, एक बहुत स्पष्टीकरण भी देना चाहती हूँ कि अगर ये अभी भी तीसरे मोर्चे की जो कि देश में दिख नहीं रही स्थिति खामख्याली ही लगती है मुझे कि राजनीति को सपोर्ट करने वाला समूह बनने की तरफ है, तो वो मेरी असहमति है। वहाँ पे कॉमन मिनिमम एजेंडा लेकर किसी एक मुद्दे पे देश भर का नेटवर्क खड़ा करके हम एक असहमति का ही सरकार की नीतियों से या विरोध का कोई कार्यक्रम कम से कम नेशनल लेवल पे ले, जिससे हमारी भी पहचान अपने आप में एक समूह के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में, एक अभियान के रूप में स्थापित हो। और उसके लिए आप लखनऊ में ले सकते हैं, पटना में ले सकते हैं, दिल्ली में ले सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। चाहे जमीन की लूट का हो या वक्फ बिल की विरोध का हो, सूचना के अधिकार के दमन का हो, इन सब में से किसी भी एक मुद्दे को लिया जा सकता है जो तात्कालिक रूप से है। और ये 3 जगहें मैंने सोच समझ के सजेस्ट की है। पर्यावरण पे हम कोई बहुत ही युवा के बीच और बच्चों के बीच जाने के कार्यक्रम ले सकते हैं,
जिसमें वो एक सॉफ्ट जिसको कह सकते हैं कार्यक्रम रहे इस तरह का शिक्षा को लेकर और पर्यावरण को लेकर। हमें कैलेंडर अपना, मैं चूंकि जा रही हूँ इसलिए मुझे जल्दी है थोड़ा वो करने की, तो एक कैलेंडर जरूर बना लेना चाहिए जिसमें कम से कम हर 3 महीने में 4 तो कम से कम एक कार्यक्रम, जो हम देश भर के यहाँ 11 स्टेट से अगर 11 लोग भी हैं एक स्टेट से, तो भी हम एक कार्यक्रम ले सकते हैं जो 50-60 जगहों पे, जैसे हमने 30 जनवरी का लिया था, एक साथ हुआ था, वैसे कुछ कार्यक्रम हम लोगों को लेने चाहिए। मुझे लगता है चर्चा पर्चा खर्चा अभियान हम लोग हैं अपने आप में वो कर ले रहे हैं, तो कम से कम और नहीं कुछ तो हम पीड़ितों के साथ खड़े होने का कार्यक्रम ले सकते हैं। ये जाकर हम अपनी सॉलिडारिटी उनके साथ दें, संवेदना उनके साथ दें और खड़े हों, तो ये भी आज के माहौल में एक बहुत बड़ा अपने आप में काम बन जाता है। और ये मेरा सजेशन है कि जहाँ भी चाहे वो जमीन लूटी जा रही हो, तोड़े जा रहे हो मकान, या फिर सांप्रदायिक हमला के शिकार है इस तरह के, या तमाम लोगों को पुलिस टॉर्चर भी इस समय जेलों में बंद कर रहे हैं, जबरी मुकदमों के शिकार ऐसे लोगों के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाने का काम तो एक छोटा सा समूह जाकर भी कर सकता है। इस तरह के कुछ कार्यक्रम लेने चाहिए। बस इतना ही, धन्यवाद। हरीश खन्ना जी को वे बुला रहे हैं, उसके बाद हमारे सामने 3 नाम और हैं, और फिर जो लोग नहीं बोले हैं किसी विषय पे, इस पिछले विषय पे, उन सभी को क्रम से बुलवाएंगे। और एक और निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग विस्तार से कार्यक्रम का सुझाव दे रहे हैं और नहीं लिख पाए हैं, वो एक संक्षिप्त नोट कागज पे लिख करके मंथन जी के पास दे देंगे, ताकि उन पॉइंट्स को आगे कार्यक्रम निर्धारित करते समय उसकी मदद मिलेगी। हरीश साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मित्रों ने चुनाव की बात की, राजनीतिक पार्टी के तौर पे इसको बात की कि इसको बनाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी ऐसा समय नहीं है कि इसको एक राजनीतिक रूप देकर चुनावी दृष्टि से इसको खड़ा किया जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी पार्टियां जो है रजिस्टर्ड हैं, अब सैकड़ों की संख्या में, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका कोई नाम नहीं कुछ नहीं पर रजिस्टर्ड है। तो उस तरह का वो रूप जो है बनाकर और उस जगह चले जाएं जहाँ वो और पार्टियां पड़ी हुई हैं, तो मेरा मानना वो ठीक नहीं है। आपने अभी दिल्ली के अंदर देखा था, एक नई पार्टी बनी जो नेशनल लेवल पर भी उतरी, और मैं ये बात मानता हूँ कि जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स देते हैं, तो एक संगठन तो आपका कम से कम खड़ा होता है, ये भी मैं मानता हूँ। पर उसके लिए भी अभी समय नहीं है, क्योंकि अभी आप जो विश्वसनीयता है, अभी आपको उसको बनाना है। और जब तक आप जनता से नहीं जुड़ेंगे, लोगों से नहीं जुड़ेंगे और अचानक से कहें कि हम अपने कैंडिडेट्स दे रहे हैं, मेरा मानना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत जल्दी ही इस ग्रुप का फिर वही हाल शुरू होगा, मेरा मानना है। तो इसलिए ये गलती तो कभी भूल कर भी नहीं करनी है कि जब तक आप लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता नहीं बना लेते और कुछ मुद्दों को लेकर संघर्ष नहीं करते, अचानक खड़े होके कि जी, तो वो ठीक नहीं है। नंबर 1 मुद्दे, मैंने कहा कि मुद्दे उठाकर आप जनता से जुड़ सकते हैं, अपना एक संगठन भी बना सकते हैं पूरी तरह से, और उसके लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। और मुद्दे तो हमेशा, पहली बात तो वैचारिक रूप से वही लोग इसके अंदर जुड़ेंगे जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, और उस तरह की जो पार्टियां हैं, जिस तरह की जो राजनीतिक दल हैं, उनमें से ना निकलकर जो उनको छोड़कर आए तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ। मगर जो लोग इन चीज़ों को जिनका विश्वास है, वो उनके लिए जगह कम से कम नहीं होनी चाहिए, अगर आप पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं अपने संगठन की। मुद्दे हैं जो जुड़ने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, पर्यावरण, किसानों के मुद्दे, सांप्रदायिकता, बहुत सारे मुद्दे हैं।
वो आपकी एक कमेटी जो है वो कमेटी तय कर लेगी किस मुद्दे को हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको लेकर जो है संघर्ष करना और अपनी एक जगह बनानी है समाज के अंदर, देश के अंदर। फिर उसके बाद अभी बहुत समय है बाकी चीज़ों के लिए और वो समय आएगा, मगर पहले अभी आप लोगों के साथ जुड़िए और अपने संगठन को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। और जो संगठन काम कर रहा है अब बहुत अच्छे लोग हैं और वो अपना तय कर सकते हैं फिलहाल के कौन इसके पदाधिकारी हो और कौन सी कार्यकारिणी हो, और वो जो भी एक कार्य को चलाने के लिए जो भी एक तरीका हो सकता है वो बेहतर जानते हैं, वो उस तरह करना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद अशोक मिश्रा और जयंत उसके बाद रहेंगे, और जयंत के बाद फिर हम क्रम से यहाँ से दीपक गोलचा जी के साथ राइट में जो भी लोग नहीं बोले हैं पहले उनको बुलवाएंगे, बाद में भी जो बोल चुके उनमें से कोई दोबारा बोलना चाहेगा उसके बाद उसको भी नंबर देंगे। साथियों, मैं केवल एक बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि हम जब अपने संगठन की दिशा तय कर रहे हैं मैंने LRA की, और उसके आधार पे उसका स्वरूप क्या हो, उसके कार्यक्रम क्या हो, तो मुझे केवल ये कहना है कि इस 2 साल और 2.5 साल के दौर में और जिन चुनौतियों को देखते हुए ये अस्तित्व में आया, तो उसमें अगर अब तक हमारे मन में ये बात बनी है, मैं शायद उसी बात को दोहराऊंगा अपने शब्दों में जो थोड़ी देर पहले शशि शेखर जी ने यहाँ पे रखी है सबके सामने, कि यदि हमारा लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य इस देश के संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक सचेतन नागरिक समाज को बनाना है, वो एक बड़ा सपना हो सकता है कि देश के पूरे नागरिक समाज को उस जगह तक ले जाना, लेकिन बड़े सपने पालने से ही हमारा रास्ता बनता है। तो अगर वो मुख्य लक्ष्य है तब फिर हम उसी लिहाज से अपने कार्यक्रम तय कर पाएंगे, अपनी गतिविधियाँ, क्योंकि जितनी बाकी सारी बातें हो रही हैं, जैसे एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि मैं कम से कम इस बात को नहीं मानता, मैंने माफ़ी मांगते हुए अपनी एक असहमति भी दर्ज कर रहा हूँ कि कांग्रेस थी, मजबूत थी। एक तो ये जो मैंने ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को केंद्र में रख के जब हम सोचेंगे तो हम किसी दूसरी जगह पहुँचेंगे। हमारा जो केंद्र है, हमारा जो लक्ष्य है, अगर वो लक्ष्य बिंदु संविधान में वर्णित जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और उन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सचेतन नागरिक समाज बनाना है भारतीय समाज को, जिससे कि जो उसके विचलन हैं और उन जो विखंडनकारी ताकतें हैं उसका लाभ उठाती हैं और उसको वहाँ पहुँचा देती हैं, जो एक नई चुनौती के सामने, एक गैर मुद्दे की चुनौती के सामने हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, तो वो भटकाव नहीं होगा। तो मेरा कहना केवल इतना ही है कि हमको ये पहले तय कर लेना पड़ेगा और उस आधार पे ही हमको मैंने अगर हमारे पास इस बात की स्पष्टता है कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, क्योंकि अगर कोई स्पेस है, कोई गैप है, तो वो गैप इसलिए नहीं है कि कल कांग्रेस मजबूत थी और आज संघ मजबूत हो रहा है। ये गैप हमेशा से था मेरे लिहाज। आज़ादी के बाद यहाँ पर गैप ये था कि जो जनता को जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जनता के अंदर जो एक सचेतन स्थिति होनी चाहिए, जो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो चुनावी राजनीति से अलग है, जो उसकी भूमिका है, जो उसकी लोकतांत्रिक भूमिका, उसके लिए काम नहीं किया, न उनने किया न इनने किया और न कल आने वाला कोई समूह शायद कर पाए। तो अगर LRA वो करने वाला है और वो उसका मुख्य लक्ष्य है, वो हम तय करते हैं, तो उसी हिसाब से हम अपना कार्यक्रम, अपनी चीज़ें तय कर पाएंगे और शायद तब ज़्यादा सफल हो पाएंगे, सुनिश्चित है। धन्यवाद। जयंत दीवान। संगठन के बारे में कहना है तो अभियान का जो स्वरूप है ये योग्य है। मैं कारू और सुशील ने जो कहा है उससे सहमत हूँ। इसके बारे में चर्चा अभी नहीं, अभी अभियान के स्ट्रक्चर के बारे में जो है स्ट्रक्चर, उसमें कोई फेरबदल करना हो तो आगे चर्चा होगी। दूसरी बात है कार्यक्रम के बारे में, तो मुझे लगता है सर्व सेवा संघ जो गांधी की विरासत को बचाने का काम और गांधी को बदनाम करने वाले ये जो लोग हैं, संघीय लोग, उनके खिलाफ है। तो ये गांधी विचारों पर काम करने वाले लोगों ने, जो सर्व सेवा संघ ने जो 2 अक्टूबर से पदयात्रा का आयोजन किया है,
तो इस पदयात्रा को अभियान की ओर से समर्थन करना चाहिए। केवल समर्थन नहीं, तो इस अभियान ने उसे ताकत कैसे दे सकते हैं उसका भी विचार करना चाहिए। विरासत को बचाने की बात है इसलिए। दूसरी बात है कि चुनाव होने जा रहे हैं, आज बिहार में होंगे, बाद में बंगाल में होंगे। मनीषा जी ने इसका जिक्र किया है, तो इसके बारे में भी अभियान जब इसका कार्यक्रमों के बारे में सोचेगी, तब ये जो चुनाव आ रहे हैं इसके बारे में भी सोचे। तीसरी बात है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हम एक घोषित करें कि हम 1 बरस पूरा अभियान चला और चलाते ही रहते। सांप्रदायिकता तो हमारा काम है, लगातार उसके खिलाफ लड़ना, लेकिन अभियान की ओर से एक कार्यक्रम 1 बरस में हम क्या करेंगे, तो हम 1 बरस में इस सांप्रदायिकता के खिलाफ और अलोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। ये कार्यक्रम हमने धन्यवाद। और इसके बाद हमारे पास अभी लंच के पहले आधे घंटे का लगभग समय है, तो उस समय तक एक प्रक्रिया हम चला रहे हैं। यहाँ से दीपक ढोलकिया जी आएंगे और इस क्रम में जो भी लोग बोले नहीं अभी तक, जिन्होंने नाम नहीं दिया है, वो लोग थोड़ा थोड़ा इसमें बोलेंगे और फिर हम लोग लंच के बाद सीधे फिर आएंगे। दीपक ढोलकिया जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम की बात करूंगा और उसके बाद जो मुझे कहना है इससे पहले वाले सेक्शन की, इसमें दो चार मिनट इसमें लूँगा, 2-3। कार्यक्रम में मेरी राय ये है कि कार्यक्रम को हाथ में लेके दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि दौड़ के कुछ कर दिया, क्योंकि हमें मानना चाहिए कि हम एक पॉलिटिकल संगठन है और एकाध कोई कार्यक्रम कर लेना ये हमारा वो नहीं है, स्टाइल नहीं है काम करने का। हम क्योंकि हमें हर मुद्दा, अगर आप पॉलिटिकल संगठन हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है उसी तरह आपको पॉलिटिकल संगठन को काम करना चाहिए। हर मुद्दा आपका अपना है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कोई प्रोग्राम हाथ में लेके जिसकी पब्लिसिटी हो सके, ऐसा प्रोग्राम हाथ में लेके दौड़ने की ज़रूरत मैं नहीं देख रहा। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट हम पसंद कर रहे हैं और मोटे तौर पर हम वहाँ 100-200 ये कर लें कि यहाँ कंडीशन क्या है, शिक्षा की कंडीशन क्या है, 10 जिले, स्वास्थ्य की कंडीशन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लें। वहाँ हमारे साथी काम करते हैं, उनसे ये मिल सकता है। तो इससे खास करके मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हर जगह कहीं न कहीं किसानों के लिए काम करने वाले, आदिवासियों के लिए काम करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने वाला कोई संगठन नहीं होगा। ज़्यादातर चांस ये होता है कि इस पर काम कोई नहीं करता, वो कोई बड़े लेवल पर कोई काम करते हैं। तो वहाँ जाके हम पता तो लगाएं यहाँ प्राथमिक शिक्षा की क्या, माध्यमिक शिक्षा की क्या, कितने स्कूल हैं और क्या करना है। तो इससे हमें हमारे आँख सामने हमें क्या कार्यक्रम करना है वो आएगा और हमारा ये बनेगा, क्या कहते हैं, यूपीएस कहते हैं, सेलिंग, यूएसपी, हमारा यूएसपी है बताना। तो कितना संगठन की बात हो रही है, इसको अभियान कहें कुछ न कहें, संगठन का अभी का जो ढांचा है मुझे ठीक लग रहा है कि एक कन्वीनर है, 2 को कन्वीनर है, मुझे लग रहा है कि ट्रेजरर होना चाहिए। 5 को कन्वीनर, उसको घटाना है तो आप प्रस्ताव दे मुझे मारने का नहीं, इसलिए मैं 5 को मंजूर कर रहा हूँ।
हटा देंगे तो चुनाई जाएगी। लेकिन 5 है तो 5 का देखो, मैं 1 साल से साथ में हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि 5 है, तो ये 5 का हाल क्या है ये तो कम से कम बाकी जो 3 हैं, 2 दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं, 1 की आवाज़ सुन रहे हैं, तो बाकी 3 की तो आवाज़ भी नहीं सुन रहे, देख भी नहीं, इनको देख रहे हैं। तो इन तीनों को पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस ऐसे और एक्टिविस्ट कॉन्टेक्ट, ये आउटरीच, ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। ट्रेजरर का मैंने कहा, और शशि जी यहाँ बैठे हैं, तो शशि जी जैसे अच्छा ट्रेजरर आपको कोई नहीं मिलेगा, तो मैं इनके नाम का प्रस्ताव रख रहा हूँ, वो ठीक है। वैसे वो संयोजक है, मतलब हो गया संयोजक, वो उसको रखना है। तो ये इतना है, संगठन के बारे में ये है। अभी का ढांचा बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा ढांचा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी कोर कमेटी में बहुत लंबी चौड़ी है, आप 8-10 लोगों को रखिए, काट दीजिए, लोगों को काटना जरूरी है। आपकी कोर ऑफिसर्स है, ऑफिस बेरर्स है, उनकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, और कार्य समिति भी इतनी है, कोर कमेटी भी इतनी है, दोनों जगह वही लोग हैं, तो ये डुप्लीकेशन हो रहा है, इसको भी कम करें, जिससे आपकी मेहनत और ये सब कम हो जाएगा। ये जो हमारा जो पॉलिटिकल संगठन है, आलोक जी का ये 5-7 पेज का जो है बहुत अच्छा है, खास करके ये बिल्कुल एक रास्ता दिखा रहा है कि हम क्या है, क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर 30 पर मैं खास बोलना चाहूँगा आलोक जी, जिसमें आपने लिखा है कि शासित समूह जो हैं उनको ये आवश्यकता नहीं लगती कि साथ में मिलकर काम करना। ये हमेशा एक्सप्लॉइटेड क्लास का यही रहता है कि हम कैसे हम सबसे बड़े। इन्होंने कहा, वासंती जी ने कहा कि संविधान बचाओ वाले इतने सारे संगठन बन चुके हैं, साथ में काम नहीं करेंगे। अलग अलग संगठन बनाने का फायदा ये है कि 50 संगठन है तो 50 प्रेसिडेंट है, 50 सेक्रेटरी है, ये सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है इनका। दूसरी बात ये है, इसलिए ये सब, दूसरी बात, जब तक हम इंक्लूडिंग लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, जब तक हम यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे कि हम अकेले नहीं कर सकते, तब तक सारे हम बिखरे रहेंगे। जितने संगठनों से आप मिलेंगे सब ये कहेंगे हम करते हैं, हम कर लेंगे, संविधान ए ही बचा लेगा, बी कुछ नहीं जानता है। और आप उनसे संविधान की बात करें तो ए भी कुछ नहीं जानता होता क्या बचाना है संविधान में, एक नारे लगाते हैं। तो ये ए और बी, लेकिन दोनों प्रेसिडेंट हैं, बुलाएंगे दोनों को बुलाएंगे, ये है। तो दूसरी बात आलोक जी, ये सारे राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, छोटे मोटे जो हैं। मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विजन अगर उनका होता तो वो सोचते कि हम फैले, हम बड़े हो जाए, बड़े होंगे तो अकेले नहीं होंगे, दूसरों के साथ करना है। तो राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रॉब्लम रहती है कि एक कलेक्टर के सामने धरना कर लिया और कलेक्टर ने मान लिया तो वो मानते हैं तो हम जीत गए। क्या जीतना है? जैसे नरेगा का है, नरेगा हम समझिए, नरेगा के लिए बड़ा आंदोलन होता है, 300 की जगह 500 रुपया दो, 100 दिन की जगह 200 दिन, खेती को बर्बाद करने देंगे हम। नरेगा 100 का 200 दिन मांगेंगे, असल में समस्या खेती को ठीक करने की है, नहीं हम नरेगा को आगे बढ़ाएंगे। नरेगा बहुत अच्छा है, मैं नरेगा की बात नहीं करता, सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट सिर्फ 15% इनकम, किसान की सिर्फ 15% इनकम कृषि के काम से हो रही है, बाकी 85% वो इधर कभी नरेगा से कभी उधर से लेता है।
तो खेती तो बर्बाद हो रही है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? ये हमें ऐसी चीज़ों पर जोर देना होगा कि जो कल्याणकारी कहा जाता है, ऐसे प्रोग्रामों के पीछे जो बड़ी समस्याएं हैं उसको क्या हाल किया जाता है, इस पर जोर देना। हमें बौद्धिक लोग चाहिए जो इन बातों को समझें। हमारे जैसे इंटरमीडिएट लेवल के एक्टिविस्ट चाहिए, और ग्रास रूट बहुत चाहिए। मुझे पता नहीं तो ग्रास रूट पर जो ज़मीनी स्तर पर बिना कुछ पढ़े बता पाएगा कि समस्या क्या है, ऐसे लोग भी हमें चाहिए। तीनों का समन्वय करेंगे तब हम कुछ बोलने लायक रहेंगे। नहीं तो हजारों संगठन है, 400-500 कह रहे हैं, हजारों संगठन है, क्योंकि आपने साउथ में देखा ही नहीं होगा। तो 400-500 संगठन में आप एक 401 हो जाएंगे, 400-501 हो जाएगा। इसलिए हमें दूसरों से अलग सोच के साथ हमें काम करना होगा, बिल्कुल पॉलिटिकल विजन के साथ काम करना होगा। ये जब करेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे, आपके पास लोग आएंगे। बाकी लोगों का ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम चाहें और लोग आ जाएं। इसलिए हमारे पास हर एक मुद्दा होना चाहिए, और इसमें नई कुछ बात हम दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि तुम अकेले हो, तुम नहीं कर पाओ, तब ये आएगा, हमारे पास आएंगे। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण, माफ कीजिएगा मैं तुलना कर रहा हूँ, मैं आईकैन संगठन में हूँ, हम वहाँ ग्रुप बना के काम करते हैं। किसी को आईकैन में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लाइमेट जस्टिस का ग्रुप, एक फार्मर्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, दलित जस्टिस, जेंडर जस्टिस, इस तरह से लेबर, ये 7 ग्रुप बना के काम करते हैं। जिसमें इंटरेस्ट हो उस ग्रुप में जाके वो काम करें। हालांकि इसमें हमने बहुत घपले दिए, तो ठीक से हम नहीं चला पाए। यहाँ बैठा है कौन फार्मर्स ग्रुप में है, हाथ उठा दिया, उसको ले लिया फार्मर्स ग्रुप में, और फिर आता ही नहीं है। तो ऐसे ग्रुप बना के हम काम करेंगे तो एक एक्सपर्टीज हमारे पास आएगी और हम सही दिशा में काम कर पाएंगे। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आएंगी बासंती अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उसके पहले कई बार ये हम लोग का बहुत खुला मिजाज है, उसका नतीजा है या सावधानी है उसका नतीजा है, पता नहीं, लेकिन जो है वही है। जो लोग 5 जो सहसंयोजक जो है उनका नाम बता दे रहे हैं, और जिस तरह से ढोलकिया जी को मालूम नहीं है उस तरह सोच सकते हैं यहाँ और लोगों को मालूम नहीं। तो उसके पहले बताते हैं कि जो लोग कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो सारे लोग कोर कमेटी में हैं, क्योंकि कोर कमेटी का ही ग्रुप बनाई है, बाकी लोगों को उसमें नहीं जोड़ा गया। जो 5 सहसंयोजक हैं, आनंद जी संयोजक है, उसमें 5 जो सहसंयोजक हैं वो मंथन, ज्ञानेंद्र, शशि शेखर सिंह, मणिमाला और किरण। अगर इनको पहचानने में दिखे तो हम लोग सभी उड़ जाते हैं। हो जाइए शशि शेखर जी, फिर से मनीष जी आप भी हो जाइए। ये हम लोग हैं सहसंयोजक, देख लीजिए तो अब आएंगी बात, मनीषा जी अपनी बात रख लें। मैं इसीलिए कार्यक्रम के ऊपर कुछ बोलना है। जैसा कि आप जानते हो कि इस 1 साल में 26 में बंगाल में भी इलेक्शन है और अभी बहुत तनाव है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर देख रहे हो तो वक्फ बिल को लेके जो चल रहा था और उसके पहले रामनवमी, उसके बाद क्या ये सब मिलाकर बहुत भयानक स्थिति अभी वहाँ पे हुआ है, जिसका इंटरप्रिटेशन भी और भयानक होते जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमने ऐसा, कल हमने बताया भी कि हम लोग ऐसा सोच रहे कि हम एक बंगाल से 2-3 जिला जिसमें हम काम कर सकते हैं और वहाँ से झारखंड तक एक यात्रा निकालने का हम सोच रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर युवा लोग रहेंगे। और हम चाहते हैं कि जो 2 अक्टूबर वाला यात्रा जो
सर्व सेवा संघ भी इसके खिलाफ होगा, उसके पहले इसको हम अगर करें और ये एक जुड़े इसको करने के लिए तो वो अच्छा रहेगा। ये हमारा इच्छा है और सबके मिलकर ये कार्यक्रम है। दूसरा है कि जनवरी में हमारे वहाँ जो महिला सम्मेलन हुआ था उसका भी एक फॉलो अप होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आए थे उनमें भी बहुत सारी चर्चा हुआ। उसको हम आदेश देने के लिए एक ऐसा हुआ भी तय भी हुआ था कि एक जगह पे हम दोबारा मिलेंगे, तो उसका भी थोड़ा हमको फॉलो अप करना है। और तीसरी बात ये है, कल मैंने बोली थी यहाँ कि जो भी हमारी लिटरेचर जो है, इतने सारे लेख जो आए हैं, इसका ढंग से छोटे छोटे किताब हो या कुछ भी हो, जैसा आप सब लोग सोचेंगे, तो ये पुस्तक हमारे पास होना चाहिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के नाम से। कम मैं तो बंगला में करके, बंगाल के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी वहाँ हम लोग पढ़ते नहीं, पढ़ाते भी नहीं, और बहुत लोग इसके खिलाफ भी है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए बंगला में अगर हम इसको करें या और दूसरी भाषा में, तो उसके भी थोड़ा सा जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार है। बस इतना ही कहना है। ये था कि आपके जिंदगी, आपके लिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान क्या प्रायोरिटी रखता है। तो दोस्तों, मेरे लिए, मेरी जिंदगी में, अभी की जिंदगी में ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखता है, लेकिन वो मेरे हेल्थ और मेरे दाल रोटी की कोशिशों के साथ ही, उसके साथ एडजस्टमेंट करके ही चलेगा, लेकिन है टॉप प्रायोरिटी। किस काम में इंटरेस्टेड हैं, कौन सी जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट है समाज के सताए गए तबकों के साथ संवाद करने में, जिसमें सबसे नंबर 1 पे मैं रखूँगी मुस्लिम कम्युनिटी को, उसके बाद दलित कम्युनिटी, उसके बाद आदिवासी और महिलाएं तो हैं ही हैं, इनके साथ। लेकिन टॉप मोस्ट पे मैं कम्युनल हार्मनी के संदर्भ में मैं डायलॉग समाज के साथ करती भी रहती हूँ, करना भी चाहती हूँ, और खासकर नौजवानों के साथ मैं करना चाहती हूँ। इसके पहले भी मैंने साथियों से बात रखी थी कि कहीं भी 10 से 15 नौजवान भी इकट्ठे होते हों तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, बताइए, मैं आऊँगी और उनके साथ बैठ करके बात करूँगी। उनके मन में जो भी सवाल है, जो भी जिज्ञासाएँ हैं, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत आज की तारीख में महसूस होता है, ताकि कोई टीनेजर, कोई अभी अभी नौजवान हुआ बच्चा ये न कहे कि गांधी वक्त तो सही था। कम से कम, इतना ज़्यादा नहीं तो कम से कम इस तरह के सवालों पे नौजवानों के साथ डायलॉग करने की मेरी इच्छा है, थोड़ा बहुत करती हूँ। बाकी जो मैं काम कर सकती हूँ, मीडिया वर्क मेरा फेवरेट फील्ड ऑफ वर्क रहा है, प्रोफेशनली भी और सोशली भी। अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, क्योंकि गोदी मीडिया में तो अब जगह है नहीं, वहाँ कोई इस तरह की चीज़ें छाप करके रिस्क लेना नहीं चाहता। तो जहाँ कहीं थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है, जहाँ कहीं देश नहीं पड़ रहा, जहाँ कहीं अपने साथी हैं, वहाँ कोशिश करती हूँ। और कहीं छपता भी है, जैसे लोकमत है, लोकमत समाचार है, वहाँ छप जाते हैं, तो वहाँ मैं भेजती हूँ। इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। इस काम को सारे मीडिया या लेखन काम करने वाले साथी अगर मिल करके थोड़ा सा और नियोजित ढंग से करें तो शायद बात दूर तक जा सकती है। ये जो हमारा जो क्षितिज ने शुरू किया भारतीयत्व यूट्यूब चैनल, उसमें कुछ प्रोग्राम हुए हैं, पर मुझे लगता है कि उसको थोड़ा और धारदार और थोड़ा और फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ाई जानी चाहिए और त्वरित रिस्पॉन्स जाना चाहिए समाज को। अच्छी व्यूअरशिप है उसकी, अगर हम कोशिश करें तो उसको पकड़ करके हम ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। टाइम मैं अवेलेबल हूँ काम के लिए, कभी भी और कहीं, बशर्ते कि यह हमारी दूसरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है
एक निष्ठा की बात आई थी। तो साथियों मुझे माफ़ करें, मैं एक निष्ठ मतलब यही और सिर्फ यही काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं और भी कई संगठनों से जुड़ी हूँ और आज से नहीं, जैसे CFD और PUCL तो JP का ही बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जो संघर्ष वाहिनी से पहले बनी थी और जिसकी मैं लाइफ मेंबर भी हूँ। तो और राष्ट्रीय समितियों में भी हूँ, तो वहाँ भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिसको मैं निभाते हुए अवेलेबल हूँ। दूसरा भी और संगठन है जैसे पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, वो तो बनाया ही हम कुछ नहीं, काफ़ी कुलदीप ने अभी थे बना हुआ, तो इसमें कुलदीप ने राजेंद्र सत्तर जैसे लोग भी थे, तो उसके भी मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और नेशनल कमेटी में भी। फिर साउथ एशियन फ्रेटर्निटी के भी हूँ, फाउंडर मेंबर भी हूँ और नेशनल कमेटी मेंबर भी हूँ। तो वहाँ भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उसको निभाते हुए मैं अवेलेबल हूँ। आप जब कहीं जहाँ कहीं भी बुलाएंगे तो बस तुमने पुकारा और हम चले आए। थैंक यू। मैंने जो कुछ भी मुझे कहना था वो मैंने लिख करके दे दिया था, जो भी कहना था वो लिख के मैंने दे दिया था। फिर भी जब बुलाया गया तो इतना ही कहना है कि जैसे चल रहा है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, मेरे समझ से बहुत ही अच्छे से चल रहा है, इसको ऐसे ही चलना चाहिए। हाँ, पद और पदाधिकारियों को परिवर्तित करते रहना चाहिए। और रांची में हम लोग एक हिस्सा बन करके, झारखंड गणाधिकार महासभा का एक हिस्सा बन करके वहाँ के स्थानीय स्तर पे जो काम होते रहते हैं उसमें हम लोग काम करते हैं। अभी 9 मार्च को 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पे हम लोगों ने महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हकों की दावेदारी पर बहुत ही बड़ा एक सम्मेलन किया था महिलाओं का। ऑफकोर्स उसमें हमारे पुरुष मित्र भी शामिल थे, क्योंकि हम लोग जब महिलाओं की बात करते हैं तो केवल महिलाओं को छांट के बात, पुरुषों को छांट के बात नहीं करते, वो हमारे अंग हैं, हमारे साथ हैं, तो वो हमारे साथ रहते हैं। हाँ, भले वो डोमिनेट नहीं करते रहते। तो मेरी बस इतनी ही गुजारिश है कि जो कुछ भी चल रहा है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान में अभी के क्रम में, और हम लोगों ने तो जैसे तय भी किया है कि भाई सांप्रदायिकता के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे काम करेंगे। और जो भी मूवमेंट जमीनी स्तर पे चल रहे हैं वो सब हम लोगों के मन से उठाए जाते हैं, उसमें हम चर्चा करते हैं। अपनी सीमा रेखा में हम उसमें सहभागी होने की, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं सबों की बात करी, शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो चल रहा है चलने दिया जाए, पद और पदाधिकारी थोड़ा बहुत बदल दीजिए तो अच्छा होगा। एक बार पुनः सबको फिर से मेरा प्रणाम। मैं एक तो आप लोगों के समर्पण को लेकर के बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप लोग लगातार 40, 50, 60 वर्षों से बिना थके, बिना हारे एक व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उसमें जो आज एक परिणाम पे हम पहुँचे हैं कि हमें एक संगठन, और वो भी राष्ट्रव्यापी, तो मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, वो होना ही चाहिए। और जहाँ उसके कार्यक्रमों की बात आ रही है कि उसमें कौन से कार्यक्रम हों, तो मेरा अपना मानना है कि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए, और विशेष करके जो इसके वाहक होंगे, अगली पीढ़ी होंगे, युवा, अगर हम उनके मुद्दों को, उनके सवालों को खड़ा कर पाएँ और उनमें लीडरशिप डेवलप करने के लिए कुछ कार्यक्रम लें, और सिर्फ यही नहीं, मतलब उसके लिए फिर उनके लिए हम सब लोग कई मुद्दे एक साथ बोल रहे हैं। लगातार 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ, और ऐसा मतलब भारतवर्ष में जिस तरफ देखिए अन्याय चारों तरफ है, तो उतने ही मुद्दे हैं जितना अन्याय है। तो वो बिना लीडरशिप की तैयारी के हम एक एक मुद्दे को लेकर के छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, छोटे छोटे जीत से अपने को संतुष्ट करते रहेंगे, जो पिछले 40 वर्षों में हुआ भी है। कई बार जीते भी हैं, हारे भी हैं, और लड़ाई तो लड़ाई होती है, छोटी हो या बड़ी हो, तैयारी उतनी ही करनी होगी। तो मेरा मानना ये है कि हमको युवा लीडरशिप पे, उनके एजेंडे पर, उनके सवालों पर, क्योंकि हम इस 3 दिन के शिविर में देखें तो लगातार बैठने वाला एक क्षितिज,
एक सत्यव्रत, एक आलोक और मतलब 10% से भी कम है। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि संख्या और रिवर्स होनी चाहिए, 90% युवा होना चाहिए, 10% गार्जियन, अभिभावक, मार्गदर्शक, प्रेरक, इनकी भूमिका हो, तो मेरा मानना ये है कि उनसे जुड़े मुद्दों को, और आज उनका मुद्दा 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ भारतीय जो नौजवान रोजगार के लिए लगातार अप्लाई कर रहा है, और मैं सुन रहा हूँ रोजगार शब्द आया ही नहीं हमारी चर्चा। तो कुछ ऐसे मुद्दे, अच्छा मुझे बोलने के लिए बुलाया गया लेकिन मुझे सुना नहीं जा रहा, और ये मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ सब लोग अपनी अपनी इस तैयारी से जरूर बैठे हैं कि मैं कुछ बोल दूँ दूसरे को सुनेगा। क्षमा चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैंने देखा ये बहुत गंभीरता, हो सकता है कि अपने अनुभव के आधार पर पता है पहले से कि क्या बोलेगा, लेकिन फिर भी मेरा मनोबल तो टूटेगा अगर मुझे लोग सुनेंगे नहीं बुलाने के बाद को। और युवा भी इस जगह पे क्यों आएगा जहाँ पे युवा को सुना नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा लाइन टूट गया। खैर, फिर से क्षमा चाहते हुए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी बात को कि हमें युवाओं के शिविरों की तैयारी करनी चाहिए। युवा मुद्दों के प्रति संजीदा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि एक बार एकता होगी जनता के भीतर, जो वाहक होगा वो नेतृत्व के लिए तैयार होगा, आप लोगों का मार्गदर्शन होगा और बड़ी संख्या में नेतृत्व उभरेगा, तो ये जो तानाशाहीपन बढ़ा है वो नेतृत्व के अभाव में बढ़ा है, मुझे इसके अलावा कोई और कारण दिखता नहीं। तो आपको ये तानाशाही हमेशा मिलेगी और आप बी टीम बन के खेलते रहेंगे। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते, हम कहते हैं हम उनके ग्राउंड में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर हम कहते हैं हमें सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना है। मुझे ये समझ में नहीं आता ये ग्राउंड किसका है। सांप्रदायिकता जैसे ही बोलेंगे ये ग्राउंड किसका होगा। हम कुछ सोच समझ के बोलने जाते हैं तो जाते उन्हीं के ग्राउंड में। तो ये तो हमें साफ कर लेना चाहिए, कम से कम जब हम स्वचिंतन कर रहे हैं तो हमें ये साफ कर लेना चाहिए कि उनका ग्राउंड, हम बोल तो नहीं कि नहीं जाएंगे उनके ग्राउंड पे, उनके दिए हुए जिसपे उन्होंने बिसात बिछाई है पहले से, उस पर तो हम नहीं जाएंगे। या तो उनकी जादूगरी है कि हम जाते उन्हीं के ग्राउंड पर। तो इसकी स्पष्टता, जिसको वो छोड़ रहे हैं उसको आप पकड़ें, जिसको जनता सुनना चाहती है उसको आप बोलें, हम बोलें। तो मुझे लगता है कि हम एक जिस परिणाम के लिए, और हम ये नहीं मानते कि आप लोगों से होगा नहीं, हम ये मानते हैं कि आप लोगों को, हम लोगों को तैयार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब साथियों को नमस्कार। आज बाबा साहब आम्बेडकर जयंती की सबको शुभकामनाएं। संगठन की बात जब होती है तो मेरे आगे जिन भाइयों ने अभी प्रस्तुत किया सब्जेक्ट कि महिला और युवा आना ही चाहिए। जब तक युवा आएंगे नहीं संगठन में, तब तक संगठन हम ज़्यादा जोरों शोरों से या ज़्यादा तादाद में हम उसे बढ़ा नहीं पाएंगे। मेरा ये कहना है कि हमें संगठन अगर बढ़ाना है तो युवाओं को हमें साथ लेना ही है और हमें उनके पीछे मार्गदर्शक करके खड़ा रहना है। संगठन अगर बढ़ाना है तो खेड़ा गाँव में जाके, गांव में जो भी लोग रहते हैं गांव से वो संगठन उभरना चाहिए, गलियारों से संगठन उभरना चाहिए और महिलाओं को सबसे ज़्यादा उसमें हिस्सा लेना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन में महिलाएं बहुत बड़े तादाद में थी, इसलिए आज़ादी का आंदोलन में हमने एसएसपी किया। और हम जब भी देखते हैं तो हम जब भी सही हमारी बातों के सही प्रोग्राम लेते हैं तो उनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से बड़ी होती है। तो ताई ने उनके भाषा में जब कहा कि भाई हम सक्सेस करते हैं, तो इसी वजह से हम सक्सेस होते हैं जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा होती हैं। तो मेरा यही सबको कहना है, विनती में है कि महिलाओं और युवकों को हम साथ में लेके चलेंगे तो संगठन जरूर बढ़ेगा। साथियों में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन अब आवाज़ पहुँची। संगठन में जैसे कहते हैं हम युवाओं के पास पहुँचना चाहिए, हमको गांव में पहुँचना चाहिए, लेकिन वहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे? 1930-32 की एक घटना आपको हम बताते हैं, इलाहाबाद के मेरे ताऊ जी ने बताया। कांग्रेस पार्टी गांव में सम्मेलन करती थी, शहरों में सम्मेलन करती थी, कस्बों में करती थी।
गए, नेहरू जी गए, सबके भाषण दिए, चले आए। 2 दिन सब साथ। एक वहां पर रणनीति बनाई गई कि कैसे कैडर को पहुंचाया जाए। रणनीति क्या थी? गांधी जी से बात हुई। गांधी जी भी कहते हैं कैडर को हमको बात अपनी पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाया जाए। उस समय तय हुआ कि 5 रुपए एक व्यक्ति को दिया जाएगा, उसको एक साइकिल दी जाएगी और अपना झंडा लेके गांव-गांव जाएगा। अब आया संसाधन का कि 5 रुपए आएंगे कैसे। अब 5 रुपए आएंगे कैसे? दाऊ जी एक कंपनी थी, सरदार साहब चलाते थे, वो इंश्योरेंस चलाती थी, उसका प्रॉफिट कांग्रेस को जाता था। सप्लायर थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक आदमी सप्लाई करता था सब्जी का, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अंग्रेजों को सप्लाई करता था और उसका पैसा वहाँ जाता था। 50 की सैकड़ों युवक आए जिन्होंने ये कहा कि हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, हम नहीं कर सकते। तो कहा कि ठीक है, आप एक साइकिल लीजिए, उसमें वो कीजिए। उनको दिए गए 50 लोग छोड़े ही, क्योंकि सैकड़ों लोग वहाँ पे काम किए। अब उनकी कार्य पद्धति देखिए, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, विचारों का विमर्श होता था। हम लोग अभी यहाँ का अभी क्या करें बोलिए, थोड़ा वही मैं करने जा रहा हूँ। पहले पूरा सुन लो, विवरण से उसको सिंप्लीफाई कीजिए, सूत्रबद्ध कीजिए। सूत्रबद्ध ही कर रहा हूँ, सूत्रबद्ध आप सुन लीजिए। हमको एक ऐसे फोर्स, इस तरह संसाधन रिसोर्स तैयार करने पड़ेंगे, उनको हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग दे और फिर भेजना पड़ेगा। और उसका असर क्या हुआ कि वो लोग को पैसे दिए जाते थे, वो वहाँ पे जाते थे और कई बार जिस गांव में रुकते थे और वहाँ पे आते समय कहते थे आप हमको कुछ दान दे। तो वो लोग 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे देते थे और आपको आश्चर्य होगा कि 5 रुपये उनको महीने को मिलता था और कई बार 15 रुपये इकट्ठा करके ले आते थे, कोष में देते थे। आप कर लीजिए, मैं तो चैलेंज करता हूँ, आप 50 वो कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं। संसाधन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, और हम पिछले 40 साल से ये सोच रहे हैं कि हम आंदोलन कर देंगे, क्रांति कर देंगे। कोई हमारी स्ट्रेटजी नहीं है। आप कह रहे हैं सूत्र बताइए, सूत्र क्या पता नहीं है हमको। तो हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आज भी हम लोग कर रहे हैं, हमारे कितने साथी कर रहे हैं जो कि किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, वो पेंशन के पैसे को यूथ को बीच में दे रहे हैं जहां को अच्छा लग रहा है। ऐसे लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन हम लोग को वही क्रांति चाहिए। कैडर कैसे फॉर्मेशन होगा इसकी कोई चिंता नहीं है। हम यहाँ का है जितना बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो पेंशन पाते हैं उसका 10% खर्च करते, कितने आय है जो कि 5% खर्च करते हैं। मेरा ये रोष नहीं है। हम लोग की फैमिली जो है बिक गई थी उसमें, फ्रीडम मूवमेंट, उसके बाद में लोग चल रहे हैं। लेकिन मेरा कहने में जब तक वहां मॉडलिटीज आप नहीं तय करेंगे, कैसे उनके युवा आज भी बहुत सशक्त है। मैं खुद कई बार घूमने जाता, युवाओं से बात करता हूं, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं चल पाता। तो पहले इस पे सोचिए, युवा को गांव में कोई एक आदमी, आपका शहर में सम्मेलन हो रहा तो वहां गांव तक कोई जाएगा तो आपकी बीच में ज्ञानेंद्र जी बैठे हुए हैं, शंकर दल का मूवमेंट देख लें। आज हम किसी भी गांव में अप्रोच, एक समय किसी हर एक गांव में अप्रोच थी, सैकड़ों गांव में अप्रोच थी, आज किसी गांव में अप्रोच नहीं है। बता दें ज्ञानेंद्र जी किस में अप्रोच है, क्योंकि हम उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाए। पहले इस पर चर्चा कीजिए, जो यहाँ पे वार्ता उसको हम युवाओं के बीच, युवाओं के माध्यम से उनको रोजी रोटी थोड़ा हल करते हुए कैसे टिकाए। बस हमको इतना ही करना। आज इसके बाद कुछ बोलना है, बोले हैं नहीं तो अरविंद रंजन को बुलाते हैं, फिर आगे बढ़े। एक तो हम लोग को ना इस बात से परहेज करना चाहिए आरएसएस को संगठन बोलने। अरे वो तो षड्यंत्रकारी गिरोह है ना, और उसके 100 गिरोह हैं, तो उसको हम संगठन क्या बोले। वो हमारा कोई पैटर्न नहीं हो सकता है, न ही रोल मॉडल हो सकता है, न उससे हम कुछ सीख सकते हैं। षड्यंत्र के अलावा, छल प्रपंच के अलावा हमको उसके पास से सीखने के लिए कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग तो जहीन लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्यों नहीं जेहन पर काम करें, दिमाग पर काम करें। चीजें तो उसी से तय होती है ना, और वो कैसे कर सकते हैं।
देखिए अभी जो सांप्रदायिकता है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है, वो बेसिकली है क्या अभी उसका 100 साल पहले क्या था वो हम अभी विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन एक कास्ट हिंदू सोसाइटी का एग्रेसिव मैनिफेस्टेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर हम इस पर फोकस करते हैं कि ये जातिबद्ध हिंदू समाज की अभिव्यक्ति है जो सांप्रदायिकता के रूप में आ रही है, तो हम इस पर फोकस करें ना। और कैसे फोकस करेंगे? तो वो जो लॉजिकल चीजें हैं, जैसे कि आप सारे धार्मिक स्थानों को शिनाख्त कीजिए जो अवैध रूप से बने हुए, उसको हटाइए। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो लाउड स्पीकर जो 24-24 घंटे चलता है, जागरण का 32 घंटे 72 घंटे अखंड चलता है, उसको सीमित करना पड़े, टाइम अलाउट करो और उसका डेसिबल निश्चित करो। ऐसे है भी, कानून है उसका ध्वनि प्रदूषण का, उसको सख्ती से लागू करो। आप जो कांवड़ यात्राएं होती है या जो भी धार्मिक यात्राएं होती है, एक साधारण जुलूस निकालने के लिए आजकल 10 जगह में परमिशन लेना पड़ता है। तो आप कैसे ही एक ट्रैक पूरा हाईवे का, जीटी रोड का उसके लिए रिजर्व कर सकते हैं महीनों? तो ये जो लॉजिकल है, जो सिविल सोसाइटी के भी दिमाग में ये बातें आती है, और इस बार तो कांवड़ यात्रियों के साथ जो लोकल लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो बड़े पैमाने पर हुआ है, तो लोगों को बातें समझ में आएगी। तो मेरा केवल यही कहना है कि इन सब मांगों को, इन सब बातों को हम मानेगा नहीं मानेगा छोड़ दीजिए, हम लोगों तक ले जाएंगे ना, पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे, तो एक रैशनल थिंकिंग को हम प्रोवोक कर सकते हैं, उसको उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो मुझे तीसरी बात जो है, मतलब इस पर फोकस करना चाहिए। और भी इश्यूज हैं, हम बहुत कुछ फिजिकली नहीं कर सकते हैं, ये बात सही है, और अलग अलग हम लोग की प्रायोरिटी भी है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एक हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेशन के लिए इकट्ठे होते हैं, हमें ताकत मिलती है साइकोलॉजिकली। तो ये जो फॉर्मेट है, ऐसे संगठन का कोई भी फॉर्मेट अब दुनिया में फाइनल नहीं, सब टेंटेटिव तरीके से चल रहे हैं। जो हमको ताकत देता है, जो हमारे अंदर उत्साह भरता है, वही उपयोगी है। तो जब तक ये हमारे लिए कोई जड़ता का निर्माण न करे, तब तक इसी पर चलते रहिए, इस पर ज़्यादा माथापच्ची करने की क्या जरूरत है। और चौथी बात ये है कि जो रिसोर्स का इशू है, ये हम मान के चलें कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, वो उसका एक्सपेंशन जब होगा तो होगा, लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको कंसंट्रेट करके काम करना है। ऐसे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन डिफरेंस के तौर पर हमें कहते हैं कि हर मीटिंग में हम कुछ आगे की भूमिका तय करें और उस अगले मीटिंग में उस पर रिव्यू करें। अब 4-6 महीना पहले नेशनल काउंसिल CVFD का मीटिंग हुआ, उसमें तय हुआ कि जो चुनाव आयोग है उसका जो स्ट्रक्चर बना है, जो अभी कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं CJI को हटा के, इस विषय पर एक नेशनल कन्वेंशन होगा। अभी नेशनल कन्वेंशन हो रहा है 50 साल में, और आप फोकस करेंगे ना, कोई चीज समाज के संज्ञान में लाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको खुद भी फोकस होना होगा और लोगों को भी उसकी ओर ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि इस बैठक में तय किया जाए कि हम अगले 1 साल तक किस विषय को कैंपेन का इशू बनाएंगे, फिर 1 साल के बाद हम लोग तय करेंगे उसमें हम कितना आगे बढ़े, क्या प्रॉब्लम रहा। तो बस इतनी बात, शुक्रिया। 3 दिन से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बोले भी है, अपने विचार रखे। जब हम महाराष्ट्र में हमारे संगठन के काम कर रहे थे, वो काम आदिवासी दलितों में था, वो आंदोलन था। जाहिर है आंदोलन में जुलूस निकलते थे, जेल जाना पड़ता था, वो कुछ मार भी खाए हमने लोगों का, वो बात अलग थी। संसाधन वहाँ कभी थे,
खाने के लिए भी नहीं मिलता था हमको, तो कभी कभी खाने के लिए गांव में जाना पड़ता था, वो बात अलग थी। हमको वही आदत काम की पहले से प्रिय है, 10 साल वो काम में बिताए थे। तो अभी जो सवाल है, सवाल तो बहुत सारे हैं अभी भी, वहाँ उस वक्त भी सवाल थे, अभी भी सवाल बहुत है, लेकिन वो हम रास्ते में उतरते थे। रास्ते में जब उतरते थे हमारे साथ लोग थे, जब हम जुलूस निकालते थे तो 4,000-5,000 लोग जमा होते थे और जुलूस निकालते थे। उसकी एक ताकत थी और उसका परिणाम भी होता था। लेकिन अब बात अलग है, अब सवाल अलग है। अपना लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान जो बना वो 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है, देश में जो सवाल पैदा हुए, उसके खिलाफ ही अपना अभियान तैयार हुआ है। जाहिर है अपने को सरकार की जो कुछ भूमिका है, सरकार की जो कार्य पद्धति है, उसके खिलाफ अपन आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका भी एक जरिया अपने को सोचना चाहिए। अपना संगठन देश भर में है, लेकिन अपने पीछे कोई नहीं। अगर समझो मैं दुलिया जिले में रहता हूँ, दुलिया में मैं अगर जुलूस निकालना चाहूँगा तो अकेला जुलूस निकाल नहीं सकता, तो अकेला आदमी भी कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे साथ आएंगे 10-12 लोग आएंगे। तो हम राष्ट्रीय लेवल पर संगठन का अभियान है, अभियान में वो उसका ढांचा ही बराबर है। राष्ट्रीय लेवल की समिति है, प्रांतीय लेवल की समिति है, तो एक कोऑर्डिनेशन अपना होना चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन के तहत आप हम लोग ज़्यादा वैचारिक लेवल पे ही अभी कर सकते, काम कर सकते हैं। अभी फेसबुक है, इंटरनेट है, इस माध्यम से आप काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो कुछ भी अभी देखो, संविधान नहीं बदला है सरकार ने, लेकिन संविधान के तहत रहकर उन्होंने हर एक कानून बदला है। कामगार का यूनियन का कानून हो, कंपनी एक्ट हो, अभी वक्फ बोर्ड का कानून हो, तो वो सरकार की स्ट्रेटेजी है, वो संविधान के खिलाफ ही काम कर रहा है। लेकिन उनकी जो चर्चाएं होती है न्यूज़ चैनल पर, उनके खास लोग हैं, वो चर्चाएं दबाके करते हैं। वो बोर्ड का भी अपना ये ले लो, चर्चा ऐसी होती है टीवी पर कि वक्फ बोर्ड का कानून लाने से मुसलमान लोग खुश है, वो पेड़े बांट रहे। ये बात सही है? सही नहीं है, लेकिन टीवी पर ऐसा बोला जाता है। यानी लोगों को बता रहे कि हम सही काम कर रहे हैं, और इसीलिए लोग बोलते हैं कि मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में उन्होंने किया है। तो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपने को जो करना है, तो आप वैचारिक लेवल पे हम कर सकते हैं। तो इसके जो मुद्दे हैं वो मुद्दों के हिसाब से कुछ अपना संगठन की ओर से सरकार को निवेदन दिया जाए, जनता में उसको कुछ वर्तमान पत्र है उसमें लिखो, फेसबुक पे लिखो और वो जागरूक करो। ये मार्ग मेरे को सही लग रहा। पहला एक जो अपना जीवन सवाल है बनारस का, जैन ने अभी जो बोला, गार्जियन संस्था की जमीनें हड़पने का ये सरकार का बहुत बड़ा मंसूबा है। ये जमीन भी हड़पी थी, ये भी वापिस ली है, लेकिन बनारस तो पूरा उद्ध्वस्त कर दिया है। 14 एकड़ जमीन उद्ध्वस्त कर दी है, वहाँ की 21 बिल्डिंगा उद्ध्वस्त कर दी है, और सरकार ने वो जमीन हड़प ली है। वो अभी बाद में कब मिलेगी ना मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे जब आंदोलन, ऐसे जब सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ हमने लड़ना चाहिए, उसी काम को ज़्यादा ताकत देनी चाहिए। इसका परिणाम ऐसा होगा कि सरकार अगली बार सोचेगी कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। जब तक उसको विरोध नहीं होगा, सरकार वैसा काम करती जाएगी, एक जगह हड़पी दूसरी जगह हड़पेगी, ऐसा उसका चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से
ये आंदोलन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए। जागृति जी ने जो पैदल मार्च निकालने का सोचा है उसको ज़्यादा महत्व दीजिए और उसमें शामिल होइए। मेरे ख्याल से ऐसा अगर अपन काम करते हैं तो हम काम कर सकते हैं। हमारी कुछ मर्यादा है, उस मर्यादा के हिसाब से ये काम अच्छा रहेगा। ये मेरे बात में रखता हूँ और यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और अमरीश जी बोलना चाहेंगे। सबको प्रणाम। मेरी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा तपी और तपस्वी लोगों का यहाँ तजुर्बा है सामाजिक कार्यों का, तो जो बोलूँगा तो सब बहुत छोटा रहेगा आप लोगों के सामने। मगर बात जब संगठन की हो रही है तो यहाँ हम लोग 50 लोग बैठे हैं और कम से कम 250 संगठनों से लिंक होंगे हम लोग, और हम सब लोग मैं हैं। मतलब यहाँ बैठे हुए मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी और इधर उधर हैं बाहर, मतलब एक बेचैनी बढ़ी हुई है मगर हमारा मैं डिसॉल्व नहीं हो पाता है। यहाँ बहुत सारे मोती बिखरे पड़े हैं। इस मोती को बिखरे हुए मोती, मतलब कुछ इधर हैं कुछ बाहर भी हैं, इन सबको पिरोने के लिए एक माला की जरूरत है, उसमें एक धागे की जरूरत है। जब तक हम वो धागा बनने के लिए तैयार नहीं होंगे, और माला बिना गांठ के नहीं बनती, गांठें बनी रहने दीजिए, मगर उन मोतियों को पिरोने के लिए आप लोग आगे नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। हिंदुस्तान में जितने आंदोलन हुए हैं पीछे 4 लोग हैं। एक अभी ताजा हुआ था जिसको लोग बोल देते हैं, किसी का भी नेतृत्व 30, 40, 50 साल के युवा ने नहीं किया है। दिखाई दिया, काम किया उसने, मगर नेतृत्व 70 के आसपास के लोगों ने किया है। तो इस परिपाटी में मैं चाहता हूं कि आगे की चीज को भी आप लोग उसको मतलब आगे बढ़िए और हम लोगों को भी संभालिए। मतलब हम लोग इस चीज के लिए तैयार हैं, मतलब वो विरासत हम सीखने के लिए तैयार हैं, मगर वो हम विरासत सीख नहीं पा रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। प्रणाम। मैं सिर्फ एक 2 चीजें आपको सबकी नजर में लाने के लिए खड़ी हूँ। संयोजन समिति की उम्र थोड़ी एवरेज कम की जाए, बहुत विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है कि इसमें 2 युवा लोगों को शामिल किया जाए। दूसरा है कि हम जब सोचते हैं किसको लेना है, तो मुझे लगता है कि 4 ऑप्शन है, उसमें थोड़ा सा उम्र सोच के नए लोगों को, मुझे लगता है कि मनीषा जी का जो योगदान है गए 25 साल में सांप्रदायिकता के लिए, जो उनकी अर्ज है और जो उनका काम है, जो हमने देखा और जो हमें सुरेश जी ने बताया है, मुझे लगता है कि उनको संयोजन समिति में लेना जरूरी है और किसी युवा को लेना जरूरी है। दूसरा, एक प्रादेशिक समतोल बनाना भी जरूरी है। वो नज़रअंदाज हो गई कुछ चीज़ें, तो मैं लाने का कोशिश कर रही हूँ कि आगे जाके आपत्तियाँ न बने, तो एक संवाद बना रहे हैं और कुछ अच्छा बने। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक्चुअली मैं पिछले 15 साल से या 17 साल से वैकल्पिक राजनीति पर काम कर रहा हूँ, और हिमाचल में क्योंकि इसी वर्ष अंत में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके चुनाव होने हैं, तो उस पर भी काम करना है। क्योंकि जैसे लोकतंत्र के कैंडिडेट की बात हो रही है, तो हिमाचल में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके चुनाव जो हैं वो पार्टी आधार पर नहीं होते। तो हमारा जो ज़्यादा जोर रहेगा तो वो हम उस पर भी काम करेंगे, और इमीडिएटली जो है अपने आप पर भी और लोगों को साथ लेकर भी हम पर्यावरण पर काम करने की बात कर रहे हैं। हिमालय बचाओ की बात है और सस्टेन डेवलपमेंट पर बात करनी है, तो इमीडिएटली हम उस मुद्दे को भी ले रहे हैं। तो ये 2 महीने हैं गर्मियों के, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। तीसरा कोई ज़्यादा कोई कार्यक्रम नहीं है, पर हम लोग लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के साथी जो है उनको हम साथ जोड़ पाएँ, और एक जो
हमारा गठजोड़ है वो बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमारा यही हिमाचल में पूरे साल का कार्यक्रम होगा, तो देखते हैं हम कैसे कितना हम कर पाते हैं। धन्यवाद। अभी आलोक, पहली बात ये कि मुझे लगा था कि संगठन पे चर्चा होगी। जब भी हम लोग संगठन पे चर्चा करते हैं तो कार्यक्रम का दबाव आता है। बड़ा अफसोस है कि इतने अनुभव के बाद से भी संगठन पे चर्चा नहीं हो पाई, न उसके सिद्धांत, न उसके व्यवहार, न पिछले 40 साल के गैप पर, न आज के गैप पर। ये एक दुखद बात है। हम कुछ सोच के आए हैं, वो बात कह रहे हैं। चर्चा करने के लिए अपना दिमाग नहीं खोले। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ तय करके चलेंगे। तो पहली बात तो संगठन पे बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है। हमने प्रस्ताव रूप में पहले भी लिख के कह के कहा है कि संगठन के बारे में पिछले 40 साल से 45 साल से न कोई चर्चा है। हम संगठन को कुछ रिसीव कर रहे हैं। दूसरा, संगठन पे जो थोड़ी बहुत चर्चा आई है वो सुशील जी ने निश्चित तौर पे कहा, लेकिन उन्होंने संगठन के स्वरूप पे कहा है। संगठन के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलता है, बिगड़ता है, बनता है कि अनुशासित होगा, थोड़ा कम अनुशासित होगा, जनता का संगठन होगा, कार्यक्रम मूलक सहमति का संगठन होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसे कम से कम 20 तरह के संगठन के कम से कम फॉर्मेट यहाँ बैठे लोगों के पास हैं। लेकिन हमने कुछ बात मान लिया है कि अनुशासित संगठन कोई संगठन कहेंगे और संगठन पे चर्चा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने को फिर से एक बार मेरा प्रस्ताव ये है कि अगर लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण की तरफ से संगठन पे चर्चा करने के लिए एक बार केवल संगठन पे हम लोग कार्यक्रम दर का सब लोग कार्यक्रम करने वाले लोग बैठे हैं। इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, 40 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कुछ लोग कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है। दूसरी बात, सिद्धांत रूप में मैं बहुत साफ इस पे चर्चा, अगर अगले प्रस्ताव पे अगर कोई चर्चा करना चाहेगा कि कार्यक्रम से संगठन नहीं निकलता है, आंदोलन से संगठन नहीं निकलता है, ये सिद्धांत रूप में पहले अपने को गांठ बांध देनी होगी। अगर इस पे कोई थ्योरी में पलटना चाहता है कोई बात, तो उस पर जरूर चर्चा। हम लोग कार्यक्रमों से संगठन निकालने के लिए पता नहीं कहाँ से ये फिलॉसफी आई, कहाँ से आई है, मुझे पता नहीं। ये जरूर कह सकता हूँ कि 40 सालों के असंगठनवाद और व्यक्तिवादिता ने हमें संगठित होने से पूरी तरीके से रोका है। इससे बेहतर बात मुझे अभी तक 40 सालों का हार, 40 सालों के बदलाव के लोगों की लगातार हार, दुनिया भर के साम्राज्यवादी ताकतों की जीत, जमीनी स्तर पे हम हर जगह हारे हैं। और आज जो पूरा इको कर रहा है वो हार की मानसिकता में कि थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चल देने दीजिए। तो ये हारी हुई मानसिकता से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। पहले तो इसे जीत की मानसिकता में हमें लाना पड़ेगा। और संगठन पे जब चर्चा हो तो संगठन पे हो, न कि कार्यक्रम, संघर्ष, आंदोलन, हमारा टारगेट ग्रुप नौजवान होगा कि बुजुर्ग होगा कि परिवार होगा कि गरीब होगा। ये सब संगठन के बाद की प्रक्रिया है, संगठन बढ़ाने की प्रक्रिया है, आपके अपने फैसले की प्रक्रिया है। तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, मैं इस पूरी चर्चा को जो पिछले 2 ढाई 3 घंटे से हो रहा है, पूरी तरीके से निरर्थक और पूरी तरह से समय को बर्बादी करने वाला। दूसरी बात, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि क्षमा करिएगा, केवल मैं सुशील जी को इस मामले में बहुत ही उन्होंने व्यवस्थित ढंग से एक बात कही है और लोगों ने ये रिसीव किया है कि शायद आलोक कोई और संगठन की बात कर रहे हैं और सुशील और कोई संगठन की बात कर रहे हैं और मैं सुशील से सहमत हूं। ये जरूर इको हुआ होगा कि हम कोई अनुशासित संगठन बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने अपने परिचय में, अपनी बात में कभी अनुशासित संगठन की बात नहीं कही। मैंने संगठन बनाने की बात कही है और संगठन पे कोई चर्चा नहीं। संगठन क्या होगा, कैसा होगा, इस पे चर्चा ज्यादा है। कैसे चलेगा संगठन? अरे संगठन बनेगा नहीं तो चलेगा क्या? हमें नौजवानों को फोकस करना है। किसको हम मतलब क्या है? हम मतलब यहाँ हम बैठे हैं लोग, जो 4 लोग बैठक में बैठ गए, 4 लोग निकल गए और उसके बाद से हम लोग कहते हैं हम। बात करने की अदा है, हम काम करने की अदा में 40 साल से कोई भी एक बाम से को छोड़ के
मैं इको करूंगा, अगर मैं वाम से कहूंगा तो कई लोगों को बसपा सुनाई देगा, क्योंकि चुनावी दबाव भी हमारे ऊपर है। जैसे मैंने कांग्रेस और संघ कहा तो कुछ लोग उसको चुनावी संगठन मान के उसके चुनावी वातावरण में उसको ले जाने की कोशिश की। मैंने बिल्कुल चुनावी संगठन को यहाँ पे चर्चा में नहीं लाया है। मैंने संगठन की बात की है। वाम से कहूंगा तो बसपा इको करेगा, अगर कांग्रेस कहूंगा तो चुनाव लड़ने वाली पार्टी इको करेगी। ये हो सकता है दिमाग का पिछले 40 साल का फॉर्मेट। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, एक गैप है। ये देश बिना किसी राष्ट्रीय संगठन के, बिना किसी राष्ट्रीय नेतृत्व के चल रहा, और दुनिया भर की ताकतें जिस तरह से लड़ाई कर रही, ये देश, हमें हो सकता है कि अगले कुछ समय बाद राजस्थान वीजा लेके भी आना पड़े। ये स्थिति बन रही है। आपके देश में कहीं पे भी शांति नहीं। ये 20-25 करोड़ नौजवान, बिल्किस बानो के बाद से 20 करोड़ मुसलमान कैसे सोता है, कैसे जगता है, ये हमें आइडिया भी नहीं। ये 80 करोड़ राशन की लाइन लगा के चलने वाला आदमी सुबह उठता है, रात को क्यों सोता है उसको पता नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि कुछ राहत, कुछ हम लोग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत बेहतर। कृपया शांत रहिए। हम लोग सोच रहे हैं, हमने तो नहीं बोला आपको, हम ये कह रहे हैं कि हमारी बात संगठन निर्माण के बारे में बात होनी थी। अब चूंकि वो बात खत्म हो चुकी है, तो मैं अपना प्रस्ताव जो है, जो कार्यक्रम के तौर पे है, हम उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में लगातार बेरोजगारी के सवाल को लेकर, बेरोजगारी गरीबी मुक्त भारत को लेके 4 प्रदेश में हम सम्मेलन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है क्षेत्रीय सम्मेलन 15 जो है अगले 3 महीने 4 महीने में 15 क्षेत्रीय सम्मेलन हो जाएंगे, जिसमें 1,000 नौजवान लड़के लड़कियों का सम्मेलन होगा। उसके पैरेलली लड़कियों का एक स्पेशल संगठन वीरांगा वाहिनी 13 फरवरी को गठित हुआ है, जिसमें 40 जिलों के प्रतिनिधि और 7 प्रदेशों के लड़कियां थी, और जिनकी औसत आयु 22 साल 23 साल थी। ये भी एक पैरेलल हम लोगों की चल रहा है। हम कार्यक्रम मूलक मामले में अभी सवाल है कि नौजवान लड़के लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, वो एक बड़े पॉलिटिकल फोर्स, कल्चरल फोर्स, स्पिरिचुअल फोर्स के तौर पे सामने आई है। अब उन लड़कियों को देखने के तरीके हमें बदलने पड़े, और वो बात जो वीरांगना वाहिनी में जो लोग आए थे, वो बात उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि हम राजनीतिक शऊर हमारे में नहीं बचा है कि हम नौजवान लड़के लड़कियों के साथ कैसे बात करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम मूलक पूरी तरीके से लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के बैठक के पहले दिन ही नहीं, पहले दिन के भी पहले दिन की चर्चा में मैं रहा हूं, उपस्थित रहा हूं, आगे रहूंगा। अगर लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण ये चाहता है कि मैं बेरोजगारी पे काम कर रहा हूं और उसको लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण उसको कह दे कि ये हमारा है, बिल्कुल आपका है। लेकिन ये संगठन का तरीका नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और अगर इसको नहीं बना पाएंगे तो हम सिर्फ अपनी 40 साल के हार विलाप में कन्वर्ट करके हम यहाँ से उड़ जाएंगे। धन्यवाद। आरोप सिंह का ये कहना है कि जो प्रस्ताव उनका था वो समझा नहीं पाया, तो उनका काम बाकी है, उसकी कोशिश जारी रखे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे पास 2 घंटे का बाकी है, और उस दिशा में कुछ 2 कदम चलने का हम जरूर प्रयास कर सकेंगे। मुझे भी बोलना बाकी इस प्रस्ताव मेरा जो है, उस कार्यक्रम संबंधी कई चीज़ें मैं रख रहा हूँ अपने सत्र के शुरू में, और उसके जो कार्यक्रम संबंधी निर्णय लेना है वो करना है। संगठन का एक विषय है, संगठन को हम नहीं करेंगे या नहीं बनाएंगे मानते हैं। मैं ओरिजिनली जिस संगठन से हूँ वह संगठन ही है और डिसिप्लिन संगठन ही है, और उससे आगे जो बढ़ने की बात है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान एक संगठन निर्माण की प्रस्ताव पे यहाँ पे जाते बातचीत या निर्णय नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है, वो विषय बाकी है। लेकिन इस धारा में जो तमाम सारे संगठन और कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, वो सभी संगठन बनाने की और या संगठन की जरूरत को गंभीरता से मानते हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। इसलिए वो सवाल, हाँ वो संख्या अपेक्षित कम है, ये विषय हो सकता है, तो उस पर हम लोग आगे जरूर सोचेंगे। दूसरी बात है कि हम ये जरूर कर सकते हैं, जिन विषयों पे हम यहाँ पे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कम से कम उन विषयों पे आगे के फॉलोअप के लिए कि आगे के कुछ अगली मीटिंगों में हम ज़्यादा कुछ स्पष्ट रख सकें, उसके लिए एक समिति या कुछ व्यक्तियों की जिम्मेदारी यहाँ से जरूर तय कर सकें। ये मेरा प्रस्ताव है।
और इस तरह से कई ऐसे विषय हैं जो कि हम विषय की लिस्ट भी अगले के सत्र में रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें होंगी। और मैं स्वागत करता हूँ आलोक सिंह के इस प्रस्ताव और शैली का, उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसको बनाए रखें और हमको उस पर बात करनी ही पड़ेगी। आज समय कम मिला है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आगे पूरा दिन उस विषय पर चर्चा हो तो भी करना पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत है, उसको इससे ज़्यादा उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग संगठन के विषय पर स्पेशली भी बात करेंगे और जो हम लोग के बीच का कुछ अगर गैप होगी, रिक्ति होगी, तो उसको दूर करने की कोशिश ओपन तरीके से करेंगे।